बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी के ज़रिए हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके, अवाम में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ताकि बीमारियों को टाइम पर डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया, जिसे बेख्वाबी कहा जाता है, उसके हवाले से कि इंसोम्निया क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं। पुरसकून नींद इंसानी जिस्म के साथ साथ इंसानी दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जिस्मानी अज़ा बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी दिखाएं तो उसके लिए हमें पुरसकून और मुकम्मल नींद की ज़रूरत होती है। तहकीकात और माहिरीन ये कहते हैं कि बेख्वाबी मौजूदा दौर का एक ऐसा तोहफ़ा है जिसका शिकार बहुत सारे अफराद हमें दिखाई देते हैं, और बेख्वाबी का शिकार शख्स ना सिर्फ चिड़चिड़ेपन और यादाश्त की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, बल्कि बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ में भी मुब्तला हो सकता है। इस पर डिटेल से डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अनवारुल हक, जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं CDA हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सुंदस फातिमा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं हाई टेक IMS में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी सर, हम बात कर रहे हैं इंसोम्निया के हवाले से, तो आप बताइएगा कि इंसोम्निया क्या है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और क्या ये एक बीमारी है या फिर बीमारी की अलामत है? नींद इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसोम्निया वो होती है कि जो स्लीप एक प्रॉपर ड्यूरेशन और उसकी क्वालिटी अगर डिस्टर्ब हो जाए और कुछ क्राइटेरिया के मुताबिक 3 दिन एक हफ्ते में, 1 महीने तक या 3 महीने तक डिस्टर्ब हो तो इसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। ये इसको प्राइमरी इंसोम्निया बोलेंगे। अदरवाइज़ इसकी ये एक अलामत है बहुत सारी दूसरी बीमारियों की। मसलन मेडिकल बीमारी है, किसी को खुदा न खास्ता फ्रैक्चर हुआ है, किसी को लंग डिजीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को खुदा न खास्ता कैंसर है, जिसकी दर्द से तकलीफ़ से वो नहीं सो सकता। इसी तरह कुछ साइकाइट्री की बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिमेंशिया है या इवन स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें भी ये नींद का डिस्टर्ब होना साथ साथ ये एक अलामत के तौर पे चलता है। या एक आदमी है जो सब्सटेंस अब्यूज़ या नशे का आदी है, जब वो छोड़ता है तो उसमें भी ये चीज़ हो सकती है। या अगर कोई ऐसी कुछ दवाइयाँ ले रहा है, कुछ दवाइयाँ भी इस तरह करती हैं कि नींद को डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल उस हालात में लें कि कुछ लोगों की नॉर्मल एक एनवायरनमेंट स्लीप का नहीं बन पाता, मसलन जहाँ सोते हैं कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ स्ट्रेस्ड में होते हैं, कुछ अपेरेंटली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इशू आता है, जॉब का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ों में भी ये नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यानी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और आपने कहा कि इंसोम्निया क्या होता है। अच्छा मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, सर ने कुछ वजूहात बताई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा डिटेल में इन पर बात करें कि यूजुअली ये समझा जाता है कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त आपको स्लीप के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आजकल तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। एक्चुअली हर जनरेशन की प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। ये बात आपकी ठीक है कि इस नई जनरेशन में स्लीप, एंजाइटी, स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा हो गया है कि हम हेल्दी चीज़ों की तरफ कम जाते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स हमारी बहुत ख़राब हो चुकी हैं। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, टीवी से हटे मोबाइल पे बैठ गए, मोबाइल, टैब्स, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती हैं कि इस वक्त दिन का टाइम है। और इस वजह से जब हमारा ब्रेन ये सिग्नल पिक करेगा एनवायरनमेंट से कि क्योंकि जो वाइट लाइट है बेसिकली वो हमारे सर्कैडियन रिदम यानी जो हमारा डे एंड नाइट का रिदम है उसको रेगुलेट करती है। ये जो चीज़ें ये ऐसी शुआएँ प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे ब्रेन को ये फेक सिग्नल देती हैं कि इस वक्त दिन का टाइम है, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नई जनरेशन में ये चीज़ शायद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ी हाई टेक है, ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का इस्तेमाल करती है, और अनफॉर्चुनेटली गैजेट्स के इस्तेमाल ने एक तरफ तो हमें वो हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, मोबिलिटी से दूर किया है, और एट द सेम टाइम वो नींद, मूड, हर चीज़ को हमारे वक्त के साथ साथ ख़राब कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पे बहुत से फ़वाइद लेकर आई है, एट द सेम टाइम थोड़े से डीमेरिट्स भी हैं।
डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये जिक्र किया कि गैजेट्स का इस्तेमाल जो है ये काफ़ी मुज़िर है नींद के हवाले से, तो क्या सारा दिन में अगर इस्तेमाल करें तो वो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बेड टाइम पर ना करें, किस तरह से करना चाहिए? मतलब सबसे पहली चीज़ ये कि आजकल जो मैं बहुत नोट करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गैजेट्स होते हैं और वो सारा सारा दिन मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं। नो डाउट ठीक है, बहुत सी वर्किंग मदर्स हैं, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है कि बच्चे को मोबाइल दे दिया और बाकी घर के काम कर लिए, बच्चों की बहुत सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाती हैं। एक शॉर्टकट है, लेकिन आप जब तक वो स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ बजाय फ़ायदा देने के लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही देगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जैसा आपने अभी कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कि स्क्रीन टाइम लिमिट हो। ऑटोमेटिकली जिनको स्लीप के इश्यूज़ आ रहे हैं वो शाम 6 या 7 बजे के बाद मोबाइल या टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और इसकी बजाय कोई और हेल्दी एक्टिविटी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या बुक रीडिंग, ऐसी कोई चीज़ कर लें ताकि थोड़ा सा ब्रेन इंगेज भी हो, एट द सेम टाइम फिज़िकल एक्टिविटी होगी, एक्सर्शन होगी, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चाहेगा कि अब वो थोड़ा रेस्ट करे और आपको रात में नींद आ जाएगी। सही। अच्छा सर, जिस्मानी असरात की अगर हम बात करें तो जब नींद पूरी नहीं हो रही होती तो किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो इम्पैक्ट होती है इससे? डेफिनेटली स्लीप एक हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपने पहले शुरू में बता दिया कि सुबह उठेगा बहुत लिथार्जिक होगा, वीक होगा, मूड चिड़चिड़ा होगा, किसी काम को जी नहीं चाह रहा होगा और दिन में कोई कमिटमेंट्स हैं तो उनको वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी साउंड स्लीप से उसका जो मूड है, उसका जो 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 बॉडी मसल्स हैं वो स्ट्रेस्ड, टेंस हो जाएंगे, जिससे कि उसको इवन हेडेक, बॉडी एक्स और बाकी बिहेवियरल प्रॉब्लम वो शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए नींद का कंफर्ट तरीके से एक ख़ास लिमिट तक होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर वो प्रॉपर नींद ना लें तो उनको गैस्ट्रिक अपसेट भी हो जाता है। बिल्कुल, ये सोमेटाइज्ड, ये डेफिनेटली जो इवन ये एंग्जाइटी को भी बढ़ा देती है। जब एंग्जाइटी या वो बढ़ती है, उससे मस्कुलर स्पैज़म में जाता है, उसमें कुछ लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन शुरू हो जाता है, कुछ को इवन डायरिया तक शुरू हो जाता है। हाँ। तो ये इसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में भी ले लें, या इस मींस कि ये उससे सारी बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सब कुछ ही इफेक्ट हो जी, रहा होता है। सब कुछ अच्छा, affect होता है। जिस्मानी असरात की हमने बात की, थोड़े से जहनी असरात भी बता दीजिए कि क्या डिप्रेशन की तरफ भी ये लेकर जाता है? जिस तरह कि हमने कहा कि पर्सनालिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप चिड़चिड़े होंगे, आप एजिटेटेड होंगे, जी, और जी। क्या हो सकता है सर? इसमें ना अगर हम साइकाइट्री की बीमारियों में जो कॉमनेस्ट एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, उनकी अगर देखा जाए तो सबसे पहली सिम्टम ही उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस आती है। अच्छा। ठीक है। अब एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी में फियर, एप्रीहेंशन, टेंशन होती है, उसमें मरीज़ को शुरू में सोने में डिफ़िकल्टी होती है, 1-2 घंटे लग जाते हैं उसको सोने में, सो नहीं पाता। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन यूजली वो सो जाता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे ये उसकी आंख बहुत खुल जाती इम्पोर्टेंट है, बात आप कर रहे हैं। फिर वो बहुत ही सख्त स्ट्रेस में होता है। उस वक्त वो इवन अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजिकली हार्मोनल चेंजेस भी उस वक्त मैक्सिमम हो रही होती हैं। देखा जाए तो उसी वक्त ज़्यादातर सीवियक इंसिडेंट्स या एमआई हार्ट अटैक के, या इवन उसी वक्त मरीज़ सुसाइड प्लान करता है। हाँ। तो लिहाजा जब स्लीप का पहला इंडिकेटर है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, वो फिर आगे प्रोफेशनल्स का काम है, क्या ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, या कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कोई मेडिकल इलनेस, या कोई उसका लाइफस्टाइल नहीं है ठीक, उसको वो ठीक करे। यानी अगर आप नींद नहीं करें तो आपको कितनी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, इवन सुइसाइडल आपको थॉट्स आ सकती हैं और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स। अच्छा मैम, एक वो कैटेगरी है जो कि खुद लेट सो रही है, सेल्फ डिप्राइव्ड है, वो सोना ही नहीं चाहती क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और एक वो कैटेगरी होती है जिनको नींद आ नहीं रही होती, और यूजुअली ओल्ड एज की, जिस तरह मैंने बात की कि बहुत सारे लोग ओल्ड एज में जाके उनको ये स्लीप इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो एक कैटेगरी सेल्फ डिप्राइव्ड है, दूसरी वो है जो कि सोना चाहती है लेकिन सो नहीं पा रही, तो दोनों पर असरात सेम ही मुरतब होते हैं, और कौन सी ज़्यादा जो है ख़तरनाक है या ज़्यादा हार्मफुल फॉर द बॉडी है? देखिए, नींद की कमी किसी भी सूरत हाल में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, बॉडी के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि नींद के दौरान हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल्स, ऐसे न्यूरोकेमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत बेहतर होता है, उससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है जैसे सड़ने का, हमारा मूड बेहतर होता है, वगैरह वगैरह।
जब आपकी स्लीप कम होगी, नींद कम होगी, चाहे ओल्ड एज है चाहे यंग एज है, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। यंग एज में इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में वही सर वाली बात, साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि इरिटेबल रहता है दिन के टाइम, खास तौर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं मेमोरी कर भी पाते। इफेक्ट होती है इससे। एग्जैक्टली, मेमोरी भी इफेक्ट होती है क्योंकि स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को पोटेंशिएट करता है। ठीक। ओल्ड एज में क्या होगा, अगर नींद पूरी नहीं होगी, अगले दिन वो सोएंगे, डे टाइम स्लीप की वजह से चक्कर आना, गिरने का ख़तरा, फिर अगर कोई उनको पहले से ही मेडिकल इलनेस है उसके बिगड़ने का ख़तरा होता है क्योंकि नींद नहीं होगी, पेशेंट अगले दिन एंग्शियस होगा, स्ट्रेसफुल होगा, उससे आपको खुद भी पता है, आप खुद भी डॉक्टर हैं, ब्लड शुगर लेवल्स भी बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपके सारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट नुकसान है दोनों सूरतों में, यंग एज में थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का, ओल्ड एज में थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का, लेकिन हम इस चीज़ को इस तरह से ब्लैंकेट टर्म्स में कह नहीं सकते कि यंग एज में ज़्यादा नुकसान है या ओल्ड एज में। ठीक, दोनों के अपने अपने नुकसानात हैं, और यंग एज में डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है वो यंग है तो कोप अप कर लेती है, लेकिन उसमें एक ये भी डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म में यंग एज में अगर आपने नींद अपनी पूरी नहीं की तो आपके अंदर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जैसे सर ने कहा, कार्डियक इलनेसेस, ये सारी बीमारियां होने के खदशात और बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ नफ्सियाती बीमारियों के भी और शायद यही वजह है कि इतनी ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। ठीक, अच्छा सर, इन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं कि ये एक तो ये हुई सेकेंडरी जो कि साइकियाट्रिक मेडिकल, या जो दूसरी एक ये जो नींद आपने सवाल किया था कि बग़ैर किसी वजह के जो वो तकरीबन 15% लोगों में होता है। जो मैंने कहा था कि 3 दिन 3 days a week अकॉर्डिंग टू DSM-5 गालिबन 3 months और ICD-10 1 month, ये अगर हो तो उसे हम इंसोम्निया बोलते हैं। तो उसका भी फिर आगे ट्रीट ज़रा डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर कोई मेडिकल की बीमारी है तो उसको फिर मेडिकल को ट्रीट करो, उसको एड्रेस करो, इवन साइकियाट्रिक बीमारी को एड्रेस करो तो ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। दूसरा आपने कहा था कंसंट्रेशन मेमोरी। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, देखने के लिए अटेंशन, कंसंट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, देन रिकॉल आता है। जब बंदे की कंसंट्रेट ही नहीं कर, जैसे हमारी 90% ख़वातीन कहती हैं जी मैं चाबियां रख के भूल जाती हूँ, वो एक टाइम पे 6 काम कर रही होती हैं, उन्होंने हंडिया भी चढ़ाई होती है, बच्चे को भी, मर्द हजरात भी भूल जाते हैं। मैं यूजली जो साइकियाट्रिक बीमारी हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट डबल हैं, ख़ास तौर पे डिप्रेशन और एंग्जाइटी। इसलिए क्यों है सर? वो कुछ कह लें कि जेनेटिकली दोनों डिफरेंट लोग हैं, दे आर मोर प्रोन टू ड्यू टू हार्मोन्स, ड्यू टू जेनेटिक्स, ड्यू टू अदर थिंग्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा ले दे गालबन बहस हो चुकी है, तो उसमें इसलिए वो उनमें ज़्यादा है। और दूसरा ये होती है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, अपनी चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करती हैं। मेल्स को हमें डिग आउट करना पड़ता है, डिग आउट करना पड़ता है, भाई क्या है, भाई किस तरह है। तो वो इसलिए वो कंसंट्रेशन और मेमोरी का इसलिए इनडायरेक्ट असर नींद के ना होने से, कंसंट्रेशन या अटेंशन उससे कमी से ये आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे, अगले स्टेप्स में ही वो नहीं जा रहे। सही। अच्छा सर, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करे ऑप्टिमम लेवल पर, जिस तरह कि अगर गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालते हैं तो वो अच्छा चलती है, तो कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? इसमें ये बड़ा डिफरेंट है फॉर डिफरेंट एजेस, और कुछ लोग 3-4 घंटे में भी सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सनल। लेकिन यूजली गालबन 6 to 8 आवर्स स्लीप जो है ना, एक रफली एक कर लें, कोई इसमें फिक्स्ड एंड फर्म वो नहीं है। 6 to 8 होनी चाहिए, इससे कम आप ना लें। और एक जो आप ओल्ड एज की बात करी थी उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमें 7-8 घंटे की नींद चाहिए। अनफॉर्चुनेटली विद एज क्वालिटी ऑफ स्लीप ने डिटीरियोरेट होना होता है, तो फिर हम आइडियल के चक्रों में पेशेंट को बेंजोडाइज़ेपिन्स और नींद वाली अद्वियात पे डाल देते हैं, जिनका आपको भी मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, आप इसी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। सही। तो ओल्ड एज में अगर हम आइडियल आउटकम्स की तरफ टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, पेशेंट भी फ्रस्ट्रेट होगा, क्लिनिशियन भी फ्रस्ट्रेट होगा। और आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कितने आवर्स की स्लीप नीडेड है। यानी कुछ लोग होते हैं वो 6 घंटे पे भी सही काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। आई हैड अ फ्रेंड हु सेड कि मैं 6 घंटे पे बिल्कुल सही काम कर सकती हूँ। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप अपने आप को खुद
एनालाइज करें, अगर कोई 6 घंटे सो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी 6 घंटे सोना है, अपनी नीड के मुताबिक उसमें ना अपनी मिसकंसेप्शन नींद को होती है, एडजस्ट कुछ कर लोग ये लें। समझते हैं जी 6 है तो 6 नहीं है, कम हो गया तो उसका कुछ हाँ शायद मुझ पे बहुत असर हो रहा है। ठीक। तो वो फिर वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन थोड़ी सी उनको करें कि जी ये इट्स फाइन, यू आर फाइन, कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक। अपना जॉब कर रहे हो, अपनी आपकी रूटीन लाइफ की डिस्टर्ब नहीं हो रही। जब रूटीन लाइफ की डिस्टर्ब होना शुरू होती है तो फिर वो लोग आते हैं आके जी मेडिकल हेल्प या साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए वो आते हैं। अच्छा सर, बच्चों में नींद की कमी किस कदर जो है वो ख़तरनाक है, या क्योंकि उनका ग्रोइंग फेज़ होता है, उन्होंने स्कूल भी जाना होता है, पढ़ना भी होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं, जिस तरह कि मैम ने कहा था कि वो गैजेट्स पे लगे हुए होते हैं, तो 90% मैडम यही इशू है। हाँ। मोबाइल पकड़ा देते हैं हाथ में और मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक वो टाइम उनका नींद का गुजर जाता है, उसके बाद वो सोते नहीं, फिर सवेरे उठेंगे भी नहीं, तैयार भी नहीं होंगे। अगर स्कूल जाएंगे भी तो वहाँ पे वो वाली उनकी कंसंट्रेशन, वो वाली एजुकेशन, वो वाली लर्निंग नहीं होगी जो रूटीन में नॉर्मल होनी चाहिए। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज करना चाहिए, हमें एक सिस्टम के आना चाहिए, ताकि एक उनको पेरेंट्स को चाहिए कि वो सिखाएं कि इस तरह आपने ये रूटीन आपने रखनी है उसमें, और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे मैडम ने कहा, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर वो उसको नहीं निकालेंगे तो वो सो भी नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, और आपको भी आइडिया है कि ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी बॉडी के तकरीबन तमाम फंक्शंस में, और अगर ऐसा ही ग्रोइंग एज में ये इस हार्मोन का रिलीज़ होना रेगुलेटेड नहीं है फॉर सम रीज़न, जिसमें नींद की कमी भी एक वजह है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे बॉडी फंक्शंस एट वेरी यंग एज दे स्टार्ट गेटिंग डिस्टर्ब। सही। अच्छा, कुछ माएँ होती हैं जो कि ज़बरदस्ती बच्चों को सुलाती हैं, ठीक है, नैप ज़रूर दिलवाती हैं, और बच्चे रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, हमने नहीं सोना, लेकिन वो कहती हैं सो जाओ। तो नैप दिलवाना बच्चों को ज़रूरी है, दिलवानी चाहिए या नहीं, और उन पर सख्ती करना कि भाई सो जाओ, ये ठीक है? ये तो रिसर्च ने भी और मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस और मुशाहिदा भी यही कहता है कि बच्चों पे सख्ती शायद शॉर्ट टर्म में आपको वो नताइज दे जो आप चाह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके असरात कुछ अच्छे नहीं होते बच्चों के ऊपर। और डे टाइम नैप कुछ माँ इसलिए दिलवाती हैं ताकि बच्चों को एक रेस्टफुल स्लीप दिन के टाइम भी मिल जाए, और फिर वो खुद भी शायद उस टाइम तक थक चुकी होती हैं तो बच्चे सो जाएं तो माँ भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है। लेकिन अगर वो नहीं सो रहे और रात को अपने टाइम पे सो रहे, नींद का दौरानिया पूरा हो रहा है, जैसे सर ने कहा 6 to 8 आवर्स वाला, बच्चों के लिए वैसे 8 से 12 घंटे ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मेरे ख्याल से डे टाइम नैप बेशक ना भी दिलवाएं तो फिक्र की बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर बच्चा रात को भी नहीं सो रहा, दिन में भी नहीं सो रहा, तो फिर ये चीज़ उसकी सेहत के और लिए आपको ठीक खुद नहीं नज़र है। आ जाएगा, वो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा ज़्यादा, और आपको पता चल जाएगा कि इसकी नींद नहीं पूरी हुई है, तो उसमें आप कोशिश करें कि नैप दिलवा लें, और अगर वो नैप नहीं ले रहा तो फिर रात ये को माओ को पता होता है कि अगर ये दिन को सो जाएगा तो शाम को कंफर्टेबल तरीके से अपना होमवर्क भी कर लेगा और काम कर लेगा, अगर वो नहीं सोएगा तो नहीं करेगा, वो वेरी करता है मैम ये सारा। अच्छा सर, एक कैलूला का कॉन्सेप्ट भी है, इस्लाम में भी है, तो बड़ों के लिए वो किस कदर ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑफिस जॉब्स कर रहे होते हैं, उनको तो मौका ही नहीं मिलता, तो जिसको मौका मिलता है क्या ले लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में चूँकि जब बंदा खा लेता है ना खाना, उस वक्त उसको थोड़ा आराम चाहिए होता है। कैसे कि सारी ब्लड सप्लाई जीआई ट्रैक्ट में चली जाती है, उस वक्त सीवीएस सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। अगर एक ओल्ड बंदा है वो नहीं करता तो वो फिर उसको क्या होगा, एंजाइना, या वो चूँकि वो कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई सारी खान जीआई ट्रैक्ट में गई हुई है, वहाँ से वो उसको एब्जॉर्प्शन और सारे उस प्रोसेस में लगी हुई है। तो मेरे ख्याल में नैप दोपहर को एटलीस्ट थोड़ा सा जितना टाइम मिले वो ले लेना चाहिए। अच्छा, कितनी देर लेनी चाहिए, इस पे भी मैं पूछना चाहूँगी कि नैप अगर एक एडल्ट है उसको कितनी देर नैप लेनी चाहिए? क्योंकि अगर ज़्यादा ले लें तो फिर जब बंदा उठता है तो वो ग्रॉगी होता है और इरिटेबल होता है, और कितनी देर ये ड्यूरेशन होना चाहिए नैप का? ये भी आई थिंक वेरी करता है, इसमें कोई ऐसा फिक्स्ड फर्म नहीं है। आई थिंक आधा घंटा घंटा, कुछ लोग 15 मिनट भी ज़रा पावर थोड़ी नैप सी भी लेते हैं। जी जस्ट बैठे बैठे सो जाते हैं। मैंने कहा पावर नैप भी लेते हैं कुछ लोग, हाँ। 15-20 मिनट की, और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और तो बिल्कुल इसका सर मतलब की ये बात है कि कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, ऐसा है कि अगर कोई इंसोम्निया का पेशेंट है या उसकी नाइट टाइम स्लीप का दौरानिया या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो डे टाइम नैप अवॉइड करें ताकि रात को वो टाइम पे सो जाए। सही। और अपने आप को जानिए, अपनी बॉडी को जानिए, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है एक नैप की तो आप ले सकते हैं। एंड द गुड आई थिंक ड्यूरेशन इज़ 30 मिनट्स। आप उसमें आंख बंद करें और पावर नैप भी आप उसमें ले लें, और उसमें ये है कि आप फ्रेश होकर अपने मज़ीद काम कर सकते हैं। अच्छा सर,
आप भी बताइएगा, फिर मैं मैडम की तरफ भी जाऊंगी कि बेख्वाबी का जो इलाज है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दवाइयों के ख़िलाफ़ हैं। देखें, डिपेंड करता है अब ये प्राइमरी इंसामनिया या सेकेंडरी इंसामनिया। अगर प्राइमरी इंसामनिया जो कि 15% लोगों में होता है, तो उसमें हत्तुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी दवाई जो डिपेंडेंस करती है, जिसमें टॉलरेंस होती है, यानी कि जो वक्त के साथ साथ बढ़ानी पड़ती है, लाइक बेंजोडाइज़ापिन मैडम ने जिक्र किया, वो उनको अवॉइड करना चाहिए। और शुरू में चंद दिन हम देते हैं, ताकि उसमें बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट हैं जिनमें सिडेटिव इफ़ेक्ट है, जैसे ट्राईसाइक्लिक में प्रोथायोडिन आ गई, जैसे कि मिर्टाज़ेपिन है, जैसे कि ट्रेजोडॉन है। ये लो डोज में, इनमें एक क्वालिटी या इनमें अच्छाई ये होती है कि डिपेंडेंसी नहीं होती और एक ख़ास डोज पे आके उसको रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। एक दूसरी जो इससे भी पहले की जो थोड़े बात अरसे के लिए दी जाती हैं सर, और फिर उनको स्टॉप कर दिया जाता है क्या, या जी, पेशेंट ये फॉर लाइफ इन पर हुक्ड हो जाता है, इस वजह से लोग नहीं घबराते हैं? लाइफ में कभी भी नहीं होता, वो लोग खुद होते हैं। उनको होता ये है कि देखें जी, आपने जो अभी बात की, हमने एक प्रिस्क्रिप्शन, हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उसको दी एक बेंजोडाइज़ापिन। इसलिए शुरू में दी जाती है ताकि उसको थोड़ी सी तसल्ली हो कि मुझे दवाई ने असर किया। हमारी अच्छा। यूजली दवाई हमारी और एक फिर हफ्ते से सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर देते जी हैं मैं लोग, उसी वही पे आ रहा दवाई हूँ। खुद जाकर हाँ, वो क्या खरीद करते लेते हैं। हैं कि इस दवाई ने असर नहीं किया जो असल वाली होती है, जिसको हम अच्छा। चाहते हैं कि उसका लेवल मेंटेन हो, हफ्ते बाद आए, हम उसको कम करें, इसको अपने उस लेवल पे लाएं। वो क्या करते हैं कि आते नहीं हैं, वो उसी बेंजोडाइज़ापिन वाली पे, पहले जी डॉक्टर 6 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा, पहले जी आधी पे आपने लिखी थी, मैंने 1 की, 2 की, 3, 4, इवन वो काफ़ी हद तक ले रहे होते हैं, वो फॉलो अप नहीं करते। जब फॉलो अप नहीं करते, फिर उसका ये नुकसान होता है कि ये दवाई इटसेल्फ डिप्रेशन करती है प्रोलॉन्ग यूज़ में। इसलिए उसको थोड़ा और मरीज़ को थोड़ी शुरू में हमें हमारा ये होता है ना कि हम लोग सारी चीज़ हम कह दें ना कि उसको आपने इतने बजे सोना है, ये शाम को एक्सरसाइज, टफ एक्सरसाइज नहीं करनी, हल्की फुल्की करनी है, आपने शाम को कॉफ़ी नहीं लेनी, आपने शाम को ज़्यादा जो ये गैजेट हैं ये यूज़ नहीं करने, तो उस पे वो नहीं है। वो कहेंगे डॉक्टर आप करो जो करना है। हाँ, उस पे ये हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा रोल है कि वो ये कहते हैं जी कि डॉक्टर कुछ प्रिवेंशन पर कोई हाँ काम नहीं हाँ है, और उस वो पे कहते हैं कि दवाइयाँ दे दें, और फिर उन्हीं दवाइयों के लिए वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि मुझे हाँ दवाइयों पे हाँ लगा दिया, बाद में किसी के पास हालांकि जाएगा वो हाँ उन्होंने दी थी। उन्होंने दी तो थी। अब वो मैं कहता हूँ उन्होंने आपको फॉलो अप के लिए देखो लिखा है इतनी देर बाद, यूजली हमारे नुस्खों में होता है इतनी देर बाद आए 2 आप, वीक्स के तो बाद वो जो फॉलो अप होता है उसमें कहते हैं ये तो डॉक्टर हाँ ने जी पैसे बनाने के लिए बुला हाँ लिया हाँ है, हाँ और हाँ हाँ खुद ही से जो है वो जी जी। डोज और तो दवाएं एडजस्ट इसलिए करते हैं। ये चीज़ फिर ये नुकसान में जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए उन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो ये जो मैंने दूसरी कुछ दवाइयों के नाम लिए थे, इनके ना टॉलरेंस है ना डिपेंडेंसी है और ना मूड को ये अपसेट करती हैं, ये बाद में। और आपने दूसरा सवाल था कितना अरसा, इसमें काफ़ी हद तक ना कह लें कि हर एक का अपना, यूजली अगर एक एपिसोड आया हुआ है तो 6 to 9 मंथ्स काफ़ी हैं, 2 एपिसोड आए हैं तो कहते हैं 2 साल तक देते हैं, 3 एपिसोड आए हैं तो 3 इयर्स, कुछ लोग कहते हैं वेरी करता है कि उसकी हाफ ऑफ द दैट डोज शुड बी कंटिन्यूड सही फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स टू प्रिवेंट रिलैप्स। सही, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन लाइफ में हर एक को है, बिल्कुल किसी को भी थोड़ी सी इवन डेली हसल्स या जॉब पे या कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या मिसेज से या कोई बच्चों का कोई स्ट्रेस हो गया तो वो फिर रिलैप्स। इसलिए अगर ये लो डोज में चलती रहें तो उसको कुछ नहीं होता। सही है। मैम प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 लाइंस में प्रिवेंशन बता दें कि क्या स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल की जा सकती हैं जिससे कि हम बेख्वाबी से बच सकते हैं। जी, जैसा कि सर ने कहा, और मैं इस पे भी रोशनी डालना चाहूँगी कि बहैसियत कौम हम शॉर्टकट्स के चक्रों में रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उस वजह से फिर हम क्लिनिशियन से या डॉक्टर से बहुत अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम जाएं, वो हमें दवाई दें और मसला हल हो जाए। ख़ास तौर पे नींद के मामलात में हमारी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि पेशेंट को स्लीप हाइजीन, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लाएं जो बेसिक्स हैं। लेकिन पेशेंट्स जब कंप्लाई नहीं करते, शॉर्टकट के चक्रों में रहते हैं, तो ना सिर्फ पेशेंट अपना नुकसान करता है बल्कि क्लिनिशियन भी फ्रस्ट्रेट होता है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कलेक्टिवली, इंडिविजुअली हमें थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल कोशिश करनी होगी चेंज और करना होगा। 2-3 चीज़ें कर लें, एक स्लीप हाइजीन पर काम कर लें, और गर्म दूध आप पी सकते हैं, कोई रिलैक्सिंग किताब वगैरह पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह। सही। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने इंसोम्निया के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको लाइक और फॉलो
फॉलो ज़रूर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033041491010। इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और सवालात भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।